इसरो अंतरिक्ष में फेंकता है, अब भाइयों एवं बहनों धरती पर फेंकता है। इतना फेंकने वाला प्रधानमंत्री विश्व में कहीं भी नहीं है। इकलौता प्रधानमंत्री जो अपने देश को गर्त में ढकेल दिया। प्रधानमंत्री तो अपनी अय्याशी में पूरा देश को गर्त में ढकेल दिया। इनका पिटवे की लुटवे है। हमारे यहाँ गाँव में कहावत है, बाप मरा अंधेरे में बेटा के नाम पावर हाउस। इन्होंने ये साबित करने में अपने आप को देश के प्रधानमंत्री नहीं मानते, ये भाजपा के प्रचार मंत्री मानते। इनका वार्ड काउंसलर का चुनाव के प्रचार में अगर इनको कोई बोल दे आने के लिए, वहां भी पहुंच जाएंगे। भाइयों बहनों मित्रों लोग रहते थे मुंह में कालिक पोत कर चुल्लू भर पानी में डूब मरे होते। इतनी बेशर्मी नहीं करते कि जब सर पर कर्जा हो तो आप क्या नया ड्रेस पहनिएगा, अपने लिए कार खरीदिएगा। दीमक है ना, दीमक भी 24 घंटे काम करता है, लकड़ी को कुतरने का काम करता है। प्रधानमंत्री भी 18 घंटे काम करके देश को कुतर कुतर के दीमक की तरह चाट गए। पहले की महंगाई डाइन खा रही थी, अब की महंगाई डार्लिंग हो गई, भौजाई हो गई, हंसी ठिठोला कर रहे हैं, इनको कोई पता ही नहीं है। ये जुमलाजीवी, पिट्ठू, जयचंद जैसे शब्दों से विपक्षी पार्टियां जो संसद में मोदी सरकार को घेरती थी, अब सरकार इन शब्दों पर बैन लगा दिया है, यानी कि असंसदीय भाषा में डाल दिया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इन्हीं सब शब्दों का सबसे पहला लोकतंत्र में गलत बयानी करने का अगर श्रेय जाता है तो भाजपा नेताओं को जाता है। गोबर पात्रा, गौरव भाटिया जैसे भाजपा के कोई भी ऐसा प्रवक्ता नहीं है जो असंसदीय भाषाओं का इस्तेमाल नहीं करता है। आप अभी हाल में नुपुर शर्मा को भी देखे होंगे, माने वकील होते हुए, भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता होते हुए किस तरीके से गौरव भाटिया, नुपुर शर्मा, संदीप पात्रा जैसे लोग व्यवहार में लाते हैं। खुद प्रधानमंत्री जो विश्वगुरु हैं आज भारत के, उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, अगर आपको इतना बुरा लग रहा है तो आप इन सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगिए देश से। आपने 2012, 13, 14 में लगातार इन सब घटिया शब्दों का यूज़ किया, तो आपको शर्म नहीं है? अपने मियाँ मिट्ठू हैं, आप दूसरे को कह रहे हैं तो ठीक है, और आपको कोई कह रहा है तो गलत है। मतलब ये सत्ता का दुरुपयोग है। आप माफ़ी मांगिए देश से प्रधानमंत्री जी कि आपने किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया। एक महान अर्थशास्त्री, दुनिया का महान अर्थशास्त्री जो असरदार भी था, जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाया, आप उनके प्रति खुद देश के प्रधानमंत्री जो भारत के विश्वगुरु हैं, उनका क्या रवैया था, किन किन भाषाओं का इस्तेमाल करता था, क्या कहते थे? भाइयों बहनों मित्रों, क्या कारण है रुपया नेपाल का नहीं गिरता, पाकिस्तान का नहीं गिरता, अफगानिस्तान का नहीं गिरता? जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है। एक मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए आदमी अगर इस तरीके का ओछी हरकत करता है, घटिया टिप्पणी करता है, तो उस आदमी को तो आप देख रहे हैं, लग रहा है ना, लौंगिया मिर्ची लग रहा है। आप इस्तेमाल कर रहे थे, आपको नहीं लग रहा था कि कोई आदमी कल के डेट में आप प्रधानमंत्री बनेंगे? सास भी कभी बहू थी, अब बहू भी कभी सास होगी। ये बात समझना चाहिए था भाजपा नेताओं को कि आप भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं, आप भी कल नेता बनेंगे, कल आपको भी कल दूसरी पार्टी के लोग बोलेंगे, आम जनता बोलेगी, तो आपको बुरा लग गया। लेकिन आप गला फाड़ फाड़ के बोल रहे थे, गली गली नुक्कड़ में टपोरी की भाषा बोल रहे थे। क्या आपको शर्म नहीं आई उस बात का? तो किसने शुरुआत की? आप तमाम नरेंद्र मोदी जी के स्पीचों को अगर ध्यान देंगे, एक से एक घटिया शब्दों का चयन खुद देश के विश्वगुरु प्रधानमंत्री, विनाशकारी प्रचार मंत्री करते थे। तो आप माफ़ी मांगिए संसद में कि भाई हमने जो किया वो सबसे बड़ा गलत था, अब आगे से कोई भी भारत में इस तरीके का भाषा का इस्तेमाल नहीं करे, दुनिया मान लेगी, तो आप वो बात कीजिएगा नहीं। रुपया भी डॉलर के मुकाबले 80 रुपये पहुँच चुका है। सरकार ये कहती है, विपक्षी लगातार घेर रहे हैं, लेकिन सरकार ये कह रही है कि ये जो विश्व लेवल पे ये है उसकी वजह से ये हो रहा है। अरे भाई, कुछ भी बोल जाते हैं आप। बांग्लादेश की जीडीपी भारत से खराब क्यों नहीं? भारत की माइनस में चली गई, बांग्लादेश की 7 से 8% है। क्या है भाई? तो ये भी विश्व लेवल पर नहीं है। आप बताइए ना, जिस अर्थव्यवस्था की बात ये लोग कर रहे थे, जो अर्थव्यवस्था 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था थी, तो इसको आप विनाश कहिएगा कि विकास कहिएगा कि आज वो तीसरी अर्थव्यवस्था आज 164वें पैदान पर पहुंच गई है? तो ये लोग तो वही वाली बात है
जो मेन स्वरूप आपने देखा होगा अशोक स्तंभ का, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता था, जो शांति का शांति प्रिय प्रतीक था, उसको इन्होंने आदमखोर बना दिया। और भाजपा के ही समर्थक लोग, अंडोले लोग, ये अंधभक्त लोग क्या कहते हैं, ये नए भारत का शेर है भाई, दांत होगा। अरे भैया दांत होगा तो जाइए ना चाइना के बॉर्डर पर, जहां चाइना ने 2000 वर्ग किलोमीटर जो जमीन कब्जा कर लिया है, आप वहां दांत दिखाइए ना, आप जाइए ना दिखाने, तो वहां नहीं जाइएगा। देश जब विकास कर गया तो वही बात है, बनल में सब आने को तैयार है खाने के लिए। आज देश बनाने की बारी आए तो ये सबके सब पीछे भाग जाते हैं। तो यही बात तो पूछा जाए ना, आप काहे नहीं पूछते हैं। और दूसरी बात, जब अशोक स्तंभ जैसे राष्ट्रीय प्रतीक के साथ छेड़छाड़ करना, ये भारत के संविधान का अवमानना है, इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात है कि जब आप किए, ये कोई भाजपा का कार्यालय तो आपने नहीं खोला ना कि भाजपा नेता ही वहाँ जाएंगे। वहाँ तमाम जो हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड हैं, जो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेती है, उन सभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को, उन नेताओं को बुलाना चाहिए। आपने बुलाया क्यों नहीं? कोई आपके घर का इवेंट था कि आप खुद ही गए, अपने मियाँ मिट्ठू अपना भजन कीर्तन कर लिए, चल दिए? वहाँ अरदास होता, वहाँ सरल गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता, वहाँ जो इस्लाम धर्म के हिसाब से भी होना चाहिए। सभी धर्मों का जब बात है, भारत का संविधान क्या कहता है, समता मूलक समाज, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात कहता है, तो वहाँ वो आप काम नहीं काम किए, तो आप क्या से क्या परोस रहे। लेकिन ये जो मुद्दा है, कह रहे हैं कि वो दांत दिख रहा है, दांत नहीं दिख रहा है, तो ये कह रहे हैं कि विपक्षी बेवजह इसे मुद्दा बना रहे हैं, इसमें कोई मुद्दा ही नहीं है। देखिए, इनको सब चीज़ विपक्षियों पर ठीकरा फोड़ने आता है। जब ये विपक्ष में थे तो ये सत्ता पर ठीकरा फोड़ते थे, जब सत्ता में हैं तब विपक्ष पर ठीकरा फोड़ते हैं। अरे भैया, कब अपने पैर पर बैसाखी के सहारे चलोगे? अपने आप पर कब निर्भर होगे? आप पूरे भारत को आत्मनिर्भर होने की बात कह रहे हैं, और आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस पर निर्भर कर रहे हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग मुसलमानों पर निर्भर कर रहे हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की बातों पर निर्भर कर रहे हैं। कभी तो अपना एजेंडा बताओ कि आपका क्या है, कोई एक दो काम भी तो बताओ। कभी रोजगार की बात कर लो, कभी महंगाई की बात कर लो, कभी माँ बहन बेटियों की सुरक्षा पर बात कर लो, कभी सरहदों की सुरक्षा पर बात कर लो, कभी स्मार्ट सिटी पर बात कर लो, कभी आदर्श गांव पर बात कर लो, कभी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात आपने की थी, उस पर बात कर लो, कभी रुपया को डॉलर के बरोबर करने की बात की थी, उस पर बात कर लो। तो आप वो बात ही नहीं करेंगे, हर बात में दूसरे पर ठीकरा फोड़ देंगे। तो देश बेचने के टाइम में आपको नहीं दिखा कि ये कांग्रेस ने बनाया है, हम काहेला बेच रहे हैं? इतना भी तो शर्म होना चाहिए कि जब आपने बनाया नहीं देश की संपत्तियों को, तो देश की संपत्ति बेचने का आपका कोई अधिकार नहीं है। फिर आप उस समय क्यों नहीं कहते कि भाई कांग्रेसी ने बनाया है, हम ये संपत्ति नहीं बेचेंगे, हम जो बनाएंगे, हम शौचालय बनाए हैं, शौचालय बेचेंगे, शौचालय की नीलामी कर दीजिए। तो ये तो इन लोगों को तो आप जानते ही हैं। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से हालात श्रीलंका में बने हुए हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति गद्दी छोड़कर विदेश भाग रहे हैं, तो उससे भारत को क्या सीख लेने की ज़रूरत है? देखिए, भारत को सीख लेने की ज़रूरत है। आज अमेरिका के आज जो श्रीलंका के जो गए हैं नेता, भाग कर कहाँ गए हैं? मालदीव में शरण लिए हैं। वो तमिल और मुसलमानों का विरोध करते थे, आज शरण लेने कहाँ गए? कहने का मतलब है कि आप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, आप प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर आप नफरत फैलाकर राजनीतिक रोटी सेक रहे, ये नहीं चलेगा। और यही विनाश का सबसे बड़ा कारण है श्रीलंका का। आज श्रीलंका का जो पतन हुआ सिर्फ ड्यू टू नफरत। तो आप यही भारत को बनाना चाहते हैं। अपने जीडीपी का 119% कर्ज में डूबने के कारण श्रीलंका की स्थिति हुई। भारत भी जीडीपी का 90% वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले चुका है। अब इनको कर्जा सधाने में ज्यों-ज्यों कर्जा सधाएंगे तो महंगाई बढ़ेगी। आप काहे के लिए ये सब करते हैं दिखावा? ये संशोधन बाद में बना लेते, पहले वर्ल्ड बैंक का कर्जा सुधार लेते, पहले देश की स्थिति सुधार लेते। पेट में नहीं आना है, आप चले हैं 85,000 करोड़ के विशेष विमान लेने, नया संसद भवन बनाने, 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट पहनने, मशरूम की सब्जी खाने। अरे प्रधानमंत्री चाहिए था लाल बहादुर शास्त्री जैसा, जो 2 सब्जी में 1 सब्जी खाता, फटे हुए कोट पहनकर ताशकंद तक गए थे, कुर्ता पहनकर। ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। ये प्रधानमंत्री तो अपनी अय्यासी में पूरा देश को गर्त में ढकेल दिया।
इनका पेटवे की लोटवे है। हमारे यहाँ गांव में कहावत है, बाप मरा अंधेरे में बेटा के नाम पावर हाउस। इन्होंने ये साबित करने में 5 लाख का बूट 10 लाख का सूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ बोलने में, अपना चेहरा चमकाने में देश को गर्त में ढकेल दिया। तो प्रधानमंत्री को अगर थोड़ा सा भी शर्म होता तो रिजाइन दे देना चाहिए। आप क्या श्रीलंका बना के मानेंगे देश को? आपने 90% कर्जा ले लिया और वो कर्जा ले लेकर आप मशरूम खा रहे हैं। शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री जी को? प्रधानमंत्री जी को नींद कैसे आती है कि सर पर इतना कर्ज है और उसके बावजूद आप 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट पहनते हैं। हम लोग रहते थे मुंह में कालिक पोत कर चुल्लू भर पानी में डूब मरे होते। इतनी बेशर्मी नहीं करते कि जब सर पर कर्जा हो तो आप क्या नया ड्रेस पहनिएगा, अपने लिए कार खरीदिएगा? तो प्रधानमंत्री जी एक से एक महंगा महंगा कार खरीदते हैं। शौक तो पूरा है नवाबों वाली। देश गर्त में गया उसका कोई फिक्र नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री ये अपने आप को देश के प्रधानमंत्री नहीं मानते, ये भाजपा के प्रचार मंत्री मानते। इनका वार्ड काउंसलर का चुनाव के प्रचार में अगर इनको कोई बोल दे आने के लिए, वहाँ भी पहुँच जाएंगे भाइयों बहनों मित्रों करने। और सबसे खतरनाक शब्द, जब भी ये भाइयों एवं बहनों बोलते हैं लोगों का कलेजा धक धक करने लगता है कि पता नहीं अब कौन सा नया वो फंडा ले आएगा, कहाँ पॉकेटमारी कर लेगा, कहाँ लोगों को कष्ट पहुंचाएगा। ये जब भी बोलते हैं इसरो अंतरिक्ष में फेंकता है, अब भाइयों एवं बहनों धरती पर फेंकता है। इतना फेंकने वाला प्रधानमंत्री विश्व में कहीं भी नहीं है। इकलौता प्रधानमंत्री जो अपने देश को गर्त में ढकेल दिया। $5 ट्रिलियन चिल्ला रहे थे। $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो बजट पेश होता था उसको ध्वस्त कर दिया। जो भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था थी, हम उसमें 164वें पैदान पर पहुंच गए। फिर भी प्रधानमंत्री को ना कोई चिंता है और ना ही कोई शर्म है। एक ही काम बचा है कि ईडी, सीबीआई, आईटी के द्वारा कहां किस पार्टी की सरकार को गिराकर अपनी सरकार बना लें। देख लीजिए, ईडी का बेजा इस्तेमाल करते हैं। ये कभी आसाम में कांग्रेस के नेता हुआ करते थे जो आसाम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। उनके यहाँ ईडी, सीबीआई, आईटी बराबर जाता था। जब से बीजेपी में आया आसाम का मुख्यमंत्री बन गया। बंगाल में चले जाइए, शारदा नारदा की बात हो रही थी, शुभेंदु अधिकारी प्रतिपक्ष का नेता हो गया। ये अशोक राणे जी पर आईटी का बराबर छापा पड़ता था, ईडी का छापा पड़ता था। अभी देख लीजिए बीजेपी में चले गए, मंत्री हो गए। तो पूरा देश में आप देखिएगा तो सीबीआई, आईटी और ईडी, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्थाओं को इन्होंने अपना पालतू तोता बना लिया। मोदी सरकार कहती है कि हम 18 घंटे काम करते हैं और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आखिर किस टाइप के प्रधानमंत्री आपको चाहिए? अरे वही दीमक है ना, दीमक भी 24 घंटे काम करता है, लकड़ी को कुतरने का काम करता है। प्रधानमंत्री भी 18 घंटे काम करके देश को कुतर के दीमक की तरह चाट गए, तब ना 90% कर्ज हो गया। ये तो शुक्र है प्रधानमंत्री का कि 24 घंटे का नाम नहीं बोला, नहीं तो आज हम पैंट नहीं पहन रहे होते, पत्ते पहन रहे होते, हमारी चड्डी बिक गई होती, हम जंगली जानवरों के शिकार कर रहे होते, हम पत्थरों को रगड़ कर माचिस के बदले में आग जला रहे होते। तो प्रधानमंत्री ने तो सही कहा, 18 घंटे काम करने के बाद देश गर्त में चला गया। तो ये दीमक की तरह कुतर रहे देश को। नहीं चाहिए आप जैसा प्रधानमंत्री जी। जहां 300 रुपये की सिलेंडर महंगी थी, आज 1100 रुपये की सिलेंडर सस्ती है। पहले की महंगाई डाइन खा रही थी, अब की महंगाई डार्लिंग हो गई, भौजाई हो गई, हंसी ठिठोला कर रहे हैं, इनको कोई पता ही नहीं है। चलिए।